जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कैसे क्विकली 5 to 10 मिनट्स में आप किसी कंपनी को एक बेसिक लेवल पर एनालाइज कर सकते हैं। अब क्या आप 5 to 10 मिनट्स में ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी कंपनी के शेयर्स आपको खरीदना है या नहीं? जी नहीं। तो फिर इस वीडियो का पर्पस क्या है? देखिए, आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सैकड़ों कंपनीज अवेलेबल हैं, लेकिन आप उनमें से कुछ चुनिंदा कंपनीज में ही निवेश करेंगे। मतलब ज़्यादातर कंपनीज, एटलीस्ट 90% कंपनीज तो आप रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको ये रिजेक्शन क्विकली करते आना चाहिए। मतलब अगर आपने किसी कंपनी को ओपन किया और उसका एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में ये पता चल जाना चाहिए कि इस कंपनी में मुझे निवेश करना भी है या नहीं। और अगर आपको एक बेसिक डिटेल्स अच्छी लग रही हैं, तो तब आप ये डिसीजन लेंगे कि हाँ, ये कंपनी मुझे बेसिक लेवल पर तो अच्छी लग रही है, अब आगे मैं इसका और डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा, इसके बिजनेस का एनालिसिस करूँगा। और मैं ये भी आखिरी में जानने की कोशिश करूँगा कि इस कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छे हैं या नहीं। ये प्रोसेस है। तो लेकिन सबसे पहले आपको 5 मिनट या 10 मिनट में ये पता ज़रूर लग जाना चाहिए कि आपको ये सब मेहनत किसी स्टॉक पर या किसी कंपनी पर करनी भी है या नहीं। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे स्क्रीनर, वहाँ पर आप कोई भी कंपनी को सर्च कीजिए। जैसे कि हमने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है। अब जब आप यहाँ पर कंपनी को ओपन करेंगे तो काफ़ी सारी बेसिक डिटेल्स आप यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब डिटेल्स देखने के लिए आपको एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना होगा स्क्रीनर पर। और उसके बाद आप जो जो रेशोज देखना चाहें हमेशा उन्हें अपने यहाँ पर मतलब पेज पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी है। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना है आरओसी और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। इस वीडियो में हम डिटेल में ये तो नहीं जान सकते कि आरओसी और आरओई क्या है, इनके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अगर आप कोई कंपनी को देख रहे हैं तो जितना ज़्यादा आरओसी और आरओई हो उतना अच्छा। जैसे कि अगर आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस कंपनी का आरओसी और आरओई ज़्यादा है, आप ये मान के चल सकते हैं कि ग्रोथ वो कंपनी ज़्यादा दिखा रही है। तो आरओसी और आरओई जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। तो अगर लेट्स से कोई किसी सेक्टर की 5 कंपनीज को आप देख रहे हैं, तो उसमें से जिसका आरओसी और आरओई सबसे ज़्यादा है, आप ये मान सकते हैं कि ग्रोथ उस कंपनी की सबसे ज़्यादा है। फिर आपको देखना है डेट कितना है उस कंपनी पर। तो जैसे कि उसे मार्केट कैप से आप कंपैरिजन कीजिए, या फिर आप डेट टू इक्विटी रेशो भी देख सकते हैं। तो ये रेशो भी जितना कम हो उतना अच्छा। जैसे आरओसी और आरओई जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, वैसे ही डेट टू इक्विटी रेशो जितना कम हो उतना अच्छा। अगर ये 1 से कम है तो ठीक बात है, 0.5 से भी कम है तो अच्छी बात है, और 0 के करीब है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी में 0 के करीब डेट है, क्योंकि मार्केट कैप तो करीब 10 लाख करोड़ के भी ऊपर है, और जो डेट है वो सिर्फ 7,000 करोड़ का है। तो ये निग्लिजिबल डेट है, तो आप कंपनी मान सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर आप वैल्यूएशन की बात तो हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जो कंपनी का पी है उसे इंडस्ट्री के पी से कंपैरिजन करके देखिए। तो अगर कंपनी का पी इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज के एवरेज के मुकाबले ये कंपनी थोड़ी सी महंगी मिल रही है। ये आप समझ सकते हैं। और यही सेम चीज़ आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो से भी समझ सकते हैं। तो आपको पी भी चेक करना है और पीबी भी चेक करना है। इसी तरीके से आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, तो डिविडेंड यील्ड आप चेक कर सकते हैं। अगर 1% 2% डिविडेंड यील्ड हो तो इसे अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि स्टॉक वैसे तो आपको ग्रोथ दिखाएगा ही। अगर आपने बाकी ग्रोथ और बाकी सारे पैरामीटर्स आपने अच्छे से एनालाइज करे हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक अगले कई सालों तक ग्रोथ दिखाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको 1 या 2% या उससे ज़्यादा डिविडेंड भी मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पर आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं। 7 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, या 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पिछले 7 या 5 सालों में कंपनी की सेल्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अब ये तो ही बेसिक डिटेल्स की बात। अब यहाँ से हम आगे स्क्रॉल करके चलते हैं
क्वार्टरली रिजल्ट्स भी नहीं। फिर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे लेवल पर यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं किसी कंपनी को। तो सबसे पहली लाइन में देखिए सेल्स, तो पर ईयर कंपनी ने कितनी सेल्स की वो यहाँ पर दे रखा है। अब ये अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है सेल्स तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में 2009 में 27,000 करोड़ के आसपास, फिर 30, फिर 37,000, फिर 48,000, 62,000, 81,000, कंटिन्यूसली ये कंपनी अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है। अभी की अगर बात करें तो 1,58,000 करोड़ के आसपास सेल्स है। तो पिछले अगर हम 11 सालों की बात करें तो 27,000 से 1,58,000 की सेल्स दिखाना, और वो भी कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कि किसी एक साल में इंक्रीज हो गई और किसी बाकी सालों में इंक्रीज नहीं हो पाई, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली ग्रोथ यहाँ पर हमें दिख रही है। उसके अलावा आपको क्या देखना है कि नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रहा है क्या। वैसे ज़्यादातर केसेस में अगर सेल्स ग्रोथ कर रही है तो नेट प्रॉफिट भी आपको ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। जैसे कि इस केस में 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अब इतने सालों में 11 सालों में बढ़कर 30,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। फिर आपको डिविडेंड भी देखना है। अगर आपको खैर ये आपके गोल पर डिपेंड करता है, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि आप डिविडेंड के लिए कोई कंपनी ले रहे हैं या ग्रोथ के लिए। अगर आप डिविडेंड के लिए ले रहे हैं तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट परसेंटेज भी कंटिन्यूसली इंक्रीज अगर कर रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। यहाँ पर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में, 5 सालों में या 10 सालों में कितनी सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई, उसी तरीके से कितना प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी में ग्रोथ कितनी हुई, स्टॉक प्राइस में ग्रोथ कितनी हुई, तो ये सारी चीज़ें आप देखना स्टार्ट कीजिए। तो कुछ ही दिनों में आप इतनी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी कि आप 5 मिनट में ही इन सारी चीज़ों को एक निगाह देख सकते हैं, और आप ये जान सकते हैं कि इस कंपनी में फर्दर एनालाइज करने से कोई मतलब भी है या नहीं। इसी के नीचे बैलेंस शीट दिखती है। अब ये जरा ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि रिजर्व्स कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहे हैं या नहीं। अब रिजर्व्स क्या होते हैं, बोरोइंग्स क्या होती हैं, शेयर कैपिटल क्या होते हैं, इसके लिए हम डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक बेसिक जान रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको किस नज़रिए से देखनी है। तो रिजर्व्स का हमने जाना कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से जो शेयर कैपिटल है वो अगर कांस्टेंट है, या तो कांस्टेंट है या इंक्रीज हो रहा है तो भी अच्छी बात है। उसके अलावा बोरोइंग्स, अब यहाँ पर हम क्विकली समझ ही लेते हैं कि बोरोइंग्स मतलब कंपनी ने लोन कितना लिया है। तो ये लोन अगर डिक्रीज हो रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये 3 चीज़ें आपको बैलेंस शीट में देखनी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और बोरोइंग्स। तो शेयर कैपिटल कांस्टेंट रहे तो अच्छा, रिजर्व्स इंक्रीज हो तो अच्छा, और बोरोइंग्स डिक्रीज हो तो बहुत अच्छा। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल और कीजिए, यहाँ पर आपको कैश फ्लोज दिखेंगे। कैश फ्लोज भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैश फ्लोज भी इंक्रीज होना ज़रूरी है। जैसे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये देखिए ये यहाँ पर इंक्रीज ही होते जा रहा है। 5,000 करोड़ से बढ़कर अभी 32,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो अगर कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप ROCE कैसे इंक्रीज हो रहा है वो भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग किसी भी कंपनी में अगर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है तो जहाँ तक हो सके उस कंपनी से दूरी बनाना ही अच्छा है, क्योंकि जिस कंपनी में उसके प्रमोटर्स को ही विश्वास कम होते जा रहा है तो ऐसी कंपनी में आपको ज़्यादा रुचि नहीं भी दिखाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी कंपनी में रिस्क हो सकता है। फिर आप FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखिए। तो देखिए इस कंपनी में जो FIIs की होल्डिंग है वो 16, 16, 16, 15 ऐसे 16 to 15 रेंज के बीच में है। तो ये होल्डिंग भी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा, इंक्रीज हो रही हो या ना हो रही हो, मतलब डिक्रीज ना हो, ये आपको देखना है।
तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए, FIS की होल्डिंग भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज हो रही है तो और ज़्यादा अच्छा, और DIS की जो होल्डिंग है वो भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर इन तीनों की वैल्यूज जो है वो अगर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही हैं, देखिए बीच में एक क्वार्टर के लिए या एक साल के लिए डिक्रीज हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है टेम्पररी कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर कंटिन्यूसली ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है तो ऐसे कंपनी से भी हमको दूरी बनाकर रखना चाहिए। अब इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अगर आप डिटेल में किसी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी बेसिक लेवल पर तो मुझे अच्छी लग रही है, तो आप डिटेल में एनुअल रिपोर्ट्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हर एक ईयर की एनुअल रिपोर्ट्स यहाँ से आपको मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे रेशोज के बारे में बातचीत की, तो हर एक की डेफिनेशन तो हम इस वीडियो में नहीं दे पाए क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद क्या है कि हम 5 या 10 मिनट में ये पता कर सकें कि किसी कंपनी के बेसिक डिटेल्स या किसी कंपनी में निवेश करने की और आप इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं, ये आप पता कर सकते हैं कुछ ही मिनट्स में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी रेशोज़ की हमने बात की है इस वीडियो में, जैसे कि PE का वीडियो तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो आप उसे देख सकते हैं। और भी कई सारे जैसे ROC ROE, इनके वीडियो हम कुछ ही दिनों में ज़रूर बनाएंगे। और इसके अलावा डिटेल में आप बैलेंस शीट को कैसे देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे देख सकते हैं, वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।